जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं केबीसी नैनो प्रकाशन का जो 20 मॉडल सेट दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट, उसको देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें से हमने जो है 1 to 12 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप विजिट करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद 20 मॉडल सेट जो है करंट अफेयर के 1000 MCQ फॉर्म में दिए गए थे, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर डाला है वीडियो। तो चलिए इस सेट में हम करेंगे सेट नंबर, आपका इस वीडियो में सेट नंबर 13। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में रेज किया करें, उससे दूसरों का भी क्लियर हो जाता है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा और उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है वो शुरुआत की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ओके, अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलान करना है। तो देखिए, ऐसे भी इसको इंडिविजुअल भी याद रखना है कि जैसे बेलूर मठ, बेलूर मठ जो है किसने स्थापित किया था? तो बेलूर मठ जो है आपका, इसके स्टैब्लिश करता हो जाएंगे आपको स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन पंडिता रामाबाई के द्वारा किया जाएगा, और पूना सार्वजनिक सभा जो है MG रनाडे के द्वारा किया जाएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और ऐसे इंडिविजुअल भी याद रखना है, मिलान में बस इतना नहीं याद रखना है। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि देखा, बेलूर मठ किसने? तो आपके स्वामी विवेकानंद ने। तो ए का 4 हो जाएगा, और आपका डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, डी का 3, डी आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो जैसा कि आप जानते हैं 1893 में ये गए थे शिकागो में धर्म सभा में भाग लेने के लिए, अमेरिका है ना, शिकागो अमेरिका। उसके बाद 4 साल बाद जो है इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1893 में महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। चलिए अगला है, भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज को छोड़ दिया। उसके बाद प्राचीन प्रणाली में वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने किया था गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। किसने? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। चलिए अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका मुख्य सिद्धांत था मानवता के लिए सार्वभौमिक भाईचारा की भावना का निर्माण करना। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा जो है स्टेब्लिश की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, मैडम ब्लावत्स्की हो जाएंगी एवं आपका हेनरी अल्काट हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति के प्रमुख नेता अथवा आधुनिक भारत के प्रथम नेता कौन है? तो आधुनिक भारत के प्रथम नेता या पुनर्जागरण के नेता, ये किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगला है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो जब ये लंदन जा रहे थे तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था, तब से ये राजा राम मोहन राय जाने लगे। चलिए अगला है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये न्यूयॉर्क में किया था इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला है कि भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया। अंजुमन एक खवातीन इस्लामीन, अंजुमन और खवातीन और इस्लाम की स्थापना 1914 में किसने की थी? हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन हो जाएगा ये, है ना, रुकिया बेगम। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में ही की गई थी। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, है ना। इसके बाद है आर्य महिला समाज की स्थापना, ये कहाँ पे की गई थी? तो पुणे में हुआ था। किसके द्वारा? तो ये आपका रामाबाई के द्वारा किया गया था। ओके, रामाबाई। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कोलकाता में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 3 2 4, है ना। आर्य समाज बम्बई, आर्य महिला समाज आपका पुणे, और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता, वेद समाज मद्रास।
अगला है कि किन कारकों के कारण बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था। तो लीटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, इल्बर्ट बिल विवाद, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन के कारण में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। तो जैसे कि श्याम जी श्री कृष्ण वर्मा है, इनको अक्सर मिलता है क्वेश्चन। 1905 इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया था, है ना। इंडिया हाउस कहाँ पे, तो लंदन में। तो ये नहीं थे इससे संबंधित। वैसे भी गदर जो है 1913, और आपका हरदयाल याद ही रहता होगा, तो इससे याद कर लीजिएगा कि गदर क्या होता है, मतलब हल्ला मचाना। तो किसी को बोल रहे हैं जैसे कि लल्ला तू पे मत कर, है ना, तो पिंगले कर लाला हरदयाल। चलिए आगे आ जाएगा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने की थी। तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। करजन के प्रशासन की तुलना किसके प्रशासन से, औरंगजेब के प्रशासन से किया था। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपके महात्मा गांधी के गोखले जो थे राजनीतिक गुरु भी थे। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है दीन बंधु मित्र, तो नील दर्पण ने लिखा था। नील नाटक था ये, मतलब इंडिगो जो किसान थे उनके दुर्दशा के बारे में इन्होंने लिखा था। नील दर्पण ये क्या था, एक नाटक था। ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा, तो भारत में हरिश्चंद्र की दशा सबको पता है, तो इसे याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ 1882, ये भी सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सुमेलित है। अगला है 1858 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होगी, ठीक है। इस नियम के तहत जो है कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य होते थे, तो 5। चलिए अगला है कि ब्रिटिश प्रशासन के संबंध में सही कथन को देखें। तो देखते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को प्रांतों में विभाजित किया था क्या, बिल्कुल किया था। प्रेसिडेंसी का प्रशासन एक गवर्नर और उसकी 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, तो ये भी सही है। अन्य प्रांतों का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाता था, तो ये तीनों सही दिए गए हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि 1858 के बाद भारतीय सेना का सावधानी पूर्वक पुनर्गठन किया गया। जैसे कि पील आयोग बैठाया गया, है ना, पील आयोग ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा रहा है कि इस पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो दिया है कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का जो अनुपात है बढ़ाया गया, 2:1 किया गया था। सेना की महत्वपूर्ण शाखाएं विशेष रूप से यूरोपियों के हाथ में दे दी गई थी, तो ये भी सही है। भारतीयों को अधिकारी दल से बाहर रखने की पुरानी जो नीति थी, क्या उसको खत्म कर दिया गया था, नहीं। अभी भी भारतीयों को जो उच्च दल का अधिकारी होता था वो पद नहीं दिए जाते थे, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें भेदभाव वगैरह कम किया गया था 1858 के विद्रोह में, लेकिन ये वाला खत्म नहीं किया गया था, तो ये आंसर है आपका। अगला दिया था स्टेटमेंट, वो भी देखते चलिए कि एक कल्पना रची गई कि भारतीयों में मार्शल और गैर मार्शल वर्ग शामिल था, तो ये भी सही था, है ना। चलिए अगला है कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 1859 में 23 वर्ष थे। 23 वर्ष से धीरे धीरे किस वर्ष जो है घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। तो 23 वर्ष से 19 वर्ष करने में 1859 से लग गया 1878। ओके, याद रखिएगा 1863 में जो है पहले भारतीय जिन्होंने आपका सिविल सेवा के अर्हता पास की, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब, तो 1863 में। ओके, चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस राज्य का मामला रियासतों के प्रति बदली हुई ब्रिटिश नीति को दर्शाता है। तो ये मैसूर एवं बड़ौदा हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्रुखशियर का फरमान, यानी कि फार्मस जो दिया है, फरमान मतलब, ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अतिरिक्त सीमा शुल्क जो है से छूट दे दी थी, तो ये बिल्कुल सही है कि फर्रुखशियर ने जो है अपना, सॉरी, ये स्टेटमेंट जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना, ये सही दिया हुआ है। फर्रुखशियर का फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अतिरिक्त सीमा शुल्क छूट दे दी थी। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। जैसा कि दिया है, शाहजहां ने फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांकोइस को मुसलीपट्टम में बसने के लिए एक जगह दी थी क्या, तो शाहजहां नहीं था वो, तो ये गलत हो जाएगा।
पुर्तगाली शासन के दौरान मुगल सम्राट अकबर ईसाई धर्म के प्रति असहिष्णु नहीं सहिष्णु था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 गलत दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा उत्तर सही है स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट बस सही था जो फर्रुखशियर वाला था, है ना। अगला है कि भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जैसे कि दिया है आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था, है ना। इसके बाद दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो ये कब किया गया था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से आपका 1754 तक हुआ था। ओके, अब पहला कब हुआ था, तो 1746 से लेके 1748 तक। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था, है ना, वांडीवास का युद्ध। और इसके पहले जस्ट 1759 में क्या हुआ था, बेतरा का युद्ध हुआ था। पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 1763 में हुई थी, है ना। तो इसमें क्या सबसे पहले कौन दिख रहा है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और वांडीवास का युद्ध 1760 और पेरिस की संधि 1763, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा इसका क्रम। 1 2 3 4 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 आप ऑप्शन बना के इसको आंसर कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है गर्वित आरक्षित कि विदेशी नीति के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था, तो अफ्रीका के प्रति आक्रामक नीति भी अपनाने वाला कौन था, लॉर्ड लीटन। एवं गर्वित आरक्षित नीति भी किसने अपनाई थी, तो ये लॉर्ड लीटन हो जाएगा। अगला है कि नेपोलियन को दूर रखने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस नीति का प्रयोग किया, तो ये सहायक गठबंधन का नीति का प्रयोग किया था इन लोगों ने नेपोलियन को दूर रखने के लिए। किसने, तो अंग्रेजों ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधीनस्थ अलगाव की नीति को सही ढंग से परिभाषित करता है, तो अधीनस्थ अलगाव की नीति जो है ये होता है कि राज्यों ने सभी बाहरी संप्रभुता को छोड़ दी लेकिन आंतरिक प्रशासन में संप्रभुता को जो है बरकरार रखी, तो यही सी आंसर हो जाएगा आपको। अगला है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, जैसा कि दिया है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, तो ये भी सही है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, तो ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता को भी केंद्रित किया, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि चारों जो है आपके सही दिए गए थे स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला है खोजकर्ता दिए गए हैं और आपका जन्म स्थान दिया गया है। जैसा कि देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का था, तो ये इटली। जैक्स कार्टियर कहाँ का हो जाएगा, तो फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का हो जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम। और आपका फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन आए आपको समझ आना चाहिए कि बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3, बी का 4 और सी का आपको हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह जो है उसके विफलता का कारण क्या था, तो 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण जैसे अंग्रेजों की सैन्य क्या थी, पूरा श्रेष्ठ थी, आधुनिकरण थी, हथियारों से लैस थी, तो ये पहला सही हो जाएगा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, तो विद्रोही जो थे 1857 की क्रांति में उनके पास जो है एक प्लान नहीं था, है ना, एक सुनियोजित योजना नहीं थी, तो ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों ने समर्थन, सभी जो वर्ग थे उस उन्होंने समर्थन नहीं दिया, यानी कि समर्थन का अभाव देखा गया, तो ये भी सही है। क्योंकि सब 1856 जो हड़प नीति हुआ था ना, तो उसके तहत किसी को दत्तक पुत्र का नहीं मिला तो कूद गया युद्ध में, ऐसे करके अपने अपने पर्सनल जो है हितों को साधने के लिए आ गए, तो ये जो है समर्थन रूप पूरे अखिल भारतीय लेवल पर नहीं मिला था, तो ये तीनों सही कथन हो जाएंगे आपको। ठीक है, असफलता के कारण में। और एक जो होता है ना नेता भी अच्छा मिलना, तो नेता भी नहीं मिला था। ओके, जैसे देखेंगे आप बहुत बूढ़े थे, दिल्ली में उनको घोषित किया गया था, तो ये तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जफर 2 जो थे उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, तो जैसा कि ये होम रूल आंदोलन है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो आपका 1916 हो जाएगा। सूरत विभाजन 1907,
खेड़ा सत्याग्रह 1918 और मोर्ले मिंटो सुधार जो है 1909। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला प्रश्न है, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो इल्बर्ट बिल कब आया था? 1882 में आया था। कौन लाया था? तो लीटन लाया था, सॉरी रिपन लाया था, रिपन, है ना। तो ये क्या होगा, इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लीटन से संबंधित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था, इसको लाया कौन था? लीटन, और रिपन ने जो है इसको समाप्त किया था 1882 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया, किसके समय? तो ये लॉर्ड लीटन के समय। चलिए अगला है, चंद्रयान 3 जो मिशन है प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो वो तत्व है आपका सल्फर। अगला है कि ग्रेट ग्रांट जो समाचारों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा, 32 का ए। ओके, चलिए कौन सा देश चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने के लिए अपने प्रतिनिधित्व को भेजने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो है हाल ही में खबरों में था, MQ-9B जो प्रीडेटर ड्रोन है वो हाल ही में खबरों में था, किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। चलिए अगला है कि विश्व के सबसे उन्नत अरबी बृहद भाषा मॉडल नाम क्या है जिसे हाल ही में जारी किया गया? तो ये जैस नाम है इसका। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के लोगों ने वनस्पति और जीव के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने का आग्रह किया है? तो ये कवक। ओके, काला जीरा जो चावल है वो किस राज्य की प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? तो ये ओडिशा का है। डीप आपका VZN किस देश की शोध पहल है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शहर किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी की मेजबानी करेगा? मेजबान है तो ये नई दिल्ली, द्रौपदी मुर्मू आई थी। अगला है, किस देश के ने काला सागर तेल प्लेटफॉर्म पर पुनः नियंत्रण पाने का दावा किया है? तो काला सागर तेल प्लेटफॉर्म पर पुनः नियंत्रण पाने का दावा यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग उन्मूलन करने का जो है लक्ष्य घोषित किया है? तो 2025 तक। अगला है कि किस देश ने देश में प्रवेश करने वाली सभी रूसी पंजीकृत यात्री कारों पर यूरोपीय संघ प्रतिबंध लागू किया है? तो ये पोलैंड हो जाएगा। अगला है कि लैम्पेदूसा जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है लैम्पेदूसा। अगला है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय किस गोवर्धन योजना से जुड़ा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। अगला है कि कौन सा देश युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण का मेजबान है? तो ये USA है, उस समय का बात है 2023 की, तो ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि दिया है, कर्क रेखा के उत्तर में भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है। तो जैसे भारत को देखेंगे, है ना, ऐसा है ना, तो ये वाला भाग जैसे बीचों बीच से बांटता है कर्क रेखा, तो ऊपर वाला भाग जो है आपका अधिक चौड़ा है, नीचे वाला क्या है, संकरा होता जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई, सही हो गई आपकी कि कर्क रेखा उत्तर में भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे संकरा होता जाता है तथा हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत पूछा था तो दोनों नहीं है गलत, दोनों सही है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र से जुड़ा नहीं है? तो गुजरात सबसे ज्यादा जो है तटीय क्षेत्र शेयर करता है, आंध्र प्रदेश भी शेयर करता है, कर्नाटक आप देखेंगे यहाँ पे तो है ही, तेलंगाना जो देखेंगे आप यहाँ पे है तो ये नहीं करता। ये क्या है, लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी कि भू आवेष्टित राज्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर दिया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। बिल्कुल सही है। भारत की समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, तो ये भी सही है। भारतीय मानक जो समय ग्रीन बीच का जो टाइम है उससे हमारा भारत का समय क्या है, 5.5 घंटे आगे आगे है, यहाँ होगा, ये पीछे दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 और 2 आपके कथन क्या है, सही है, और 2 3 जो है आपका गलत दिया हुआ है, इस पे गलत पूछा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैक मोहन रेखा चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो ट्रू है, और ये कब की बात है, तो 1914 की बात है। भारतीय राज्यों में चीन की अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, तो ये भी सही है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य कथन बताने थे तो दोनों कथन सत्य हैं। अगला है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी गुजरात की अभी भी है, ध्यान रखिएगा, पहले जो है 7516.6 होता था, इतना किलोमीटर जो है आपका तटीय रेखा जो है शेयर करता था। लेकिन अब नई जो आंकड़े आए हैं वो 11,098 याद रखिएगा किलोमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी गुजरात सबसे ज्यादा जो है तटीय क्षेत्र शेयर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और अभी भी 9 राज्य हैं। ओके, बाकी सब डेटा सेम है, बाकी बस ये याद रखिएगा कि अब 7516.6 की जगह पे 11098 हो गया है किलोमीटर। चलिए अगला है कि आर्कियन चट्टान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन चट्टान प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, तो सही है। ये दानेदार होते हैं जिनसे जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, आग्नेय चट्टाने में जीवाश्म को जो है नहीं पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया था और यही आंसर हो जाएगा आपको। इन चट्टानों में बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपना मूल स्वरूप जो है खो चुकी हैं, सही है। ये चट्टानें आंतरिक बलों से बहुत प्रभावित हुई और ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये कायांतरित चट्टानें सभी हैं, तो ध्यान रखिएगा ये डी भी सही है। इसमें पूछा था गलत कौन सा है, तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में जो होता है आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगला है कि पूर्वी घाटी का निर्माण किस चट्टान प्रणाली में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको कुडप्पा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस क्रम में जो है आपको कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कोयला प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानों में, है ना। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और विंध्यन चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर, और कुडप्पा वगैरह में जैसे हीरा वगैरह पाया जाता है। चलिए अगला है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां देखेंगे प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है कि नर्मदा जो है आपको पश्चिम की तरफ बहती है, तो यह एक रेखीय दरार में बहती है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया है ना कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो ये सही है, लेकिन कारण नहीं है। ओके, जो ये पश्चिम की दिशा में बहती है, तो इसलिए ये नहीं डाला जाएगा, तो सिर्फ एक आपका जो है क्या होगा, सही हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा केवल एक। अगला है कि भारत की लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो लेटराइट आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें लौह जो है पाया जाता है, इसलिए लौह के कारण। इसमें नाइट्रोजन एवं पोटास जो है प्रचुर मात्रा में होती है क्या, तो नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा जो है ना सभी भारतीय मिट्टियों में कम पाई जाती है, पाई ही जाती है, मतलब कम ही पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा विकास हुआ है, तो राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में, बिहार में, इन सब में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी देखेंगे तटीय क्षेत्र जो होते हैं ना, जैसे केरल, तमिलनाडु, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, छिटपुट में। और आगे है कि टैपियोका और काजू इन मिट्टियों में अच्छी तरह उगते हैं, तो ये सही है, पहला सही है, चौथा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सही बताना है तो पहला 1 और 4 जो है आपका सही है। लेटराइट मिट्टी है ना, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये निछालन के परिणाम स्वरूप है, ठीक है, निछालन। ओके, अगला देखते हैं। स्थलाकृतियां दी गई हैं और महाद्वीप पूछा गया है कहाँ पे है, तो एकांक गुहा कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका। मेसोटा कहाँ है, यूरोप। सेरेनेगिटी कहाँ है, मैदान आपका अफ्रीका में, सेरेनेगिटी मैदान अफ्रीका में है। और गिब्स जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रिक याद रखते हैं 7 GB। ओके, इसमें से गिब्सन जो है आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये आपने देख लिया, पहला का 4 और 2 का 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला का 4, 2 का 3, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है,
यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है क्या? नहीं, निचली परत है। सबसे सबसे हमारे नजदीकी जो परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल ही है, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल इसी को कहते हैं। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि 165 मीटर जब आप ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है? -1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घट जाता है, तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो ये कि बढ़ता है दिया है, यहाँ घटता हुआ होना चाहिए तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्षोभ मंडल है ना, तो उसकी ध्रुवीय ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। और विषुवतीय ऊंचाई देखेंगे तो 18 किलोमीटर है। और बीच का जो है औसत ऊंचाई कितना हो जाता है? 13 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, तो ये 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। पैंजिया जब टूटा था तो नीचे वाले को गोंडवाना लैंड और आपको ऊपर वाले को लॉरेंशिया या अंगारा लैंड कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो जैसे देखेंगे यहाँ पे तो आर्कटिक हो जाएगा, यहाँ पे अंटार्कटिक हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, मतलब उसके नजदीक स्थित है। चलिए अगला है कि म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो जैसे कि भारत का देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर म्यांमार आता है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो पहला ही ऑप्शन देखेंगे आप जो है आपका म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करती हैं। ओके, यहाँ असम दिया था तो ऐसे ही गलत हो जाता, त्रिपुरा त्रिपुरा ऐसे ही कट जाता। चलिए अगला है, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये किसकी बात की जा रही है? ये मन्नार की खाड़ी की बात की जा रही है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिया है हमने ये। अगला है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला है कि कोलिजियम प्रणाली जो है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कोलिजियम प्रणाली के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एक 5 सदस्यीय निकाय होता है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो 1+4 जो है इसमें मेंबर होते हैं, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 जो होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये दिया ही है 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो ये सही है। संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली आरंभ किया था क्या? तो 2014 में देखेंगे संसद ने नियम बनाया था जिसको न्यायालय ने रद्द कर दिया। ये क्या है कि विधि द्वारा नहीं, ये न्यायिक निर्णय द्वारा शामिल किया गया है ना, न्यायिक निर्णय द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया था आपका कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी, ये सही है कि 1993 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में हुआ था क्या? नहीं, सेकंड जज मामले में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और पीएन भगवती जो है एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, पीआईएल के लिए। तो पीआईएल के जनक कौन है? पीएन भगवती, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन पहला था और आपका तीसरा था, तो 1 और 3 आपके सही दिए हुए हैं, ये गलत था। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में विचार करें। तो देख लेते हैं, इसने प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 1976 में ये हुआ था। इसको जो है आपका मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान कहते हैं। इतने नाम अमेंडमेंट किए गए थे इसमें। अगला स्टेटमेंट है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो 8 नहीं 10 जोड़ा था। ठीक है, 8 जो है स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था, ये बात सही है, लेकिन जोड़े 10 गए थे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि 39A जोड़ा था, 43A जोड़ा था, लेकिन 47 जो देखेंगे जैसे कि मद्य निषेध वगैरह जो है इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आपका 36 to 51 जो है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें 47 जो है पहले से ही विद्यमान था, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा नहीं लाया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ओके। और 47 में क्या है, तो वही है मद निषेध, जैसे बिहार शराब बंद किया है इसी आर्टिकल के तहत। इसके अगला स्टेटमेंट है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। तो ये सही है ना, यानी कि एक और दो सही, एक और चार सही हो जाएंगे, डी। चलिए अगला है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने के लिए विशिष्ट विशेषता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं और इसके लिए विशिष्ट लक्षण जो है क्या क्या होने चाहिए, तो आदिम लक्षणों के संकेत मिलने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति उनकी होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होनी चाहिए, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव दिखना चाहिए। तो ये चारों हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है उसे अनुसूचित जनजाति प्लेस घोषित कर देगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से हमने लिया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, तो 17 खतरा, इसमें नॉन अवेलेबल होता है। तो चलिए अगला है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों द्वारा सुरक्षा संबंधित है, तो पांचवी अनुसूची में किसकी बात की गई है, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान मूल ढांचे का जो है सिद्धांत दिया था, तो केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल राज्य है ना, 1973 में इन्होंने मूल ढांचा का जो है सिद्धांत दिया था। ओके। चलिए अगला है कि लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1964। ऑल इंडिया तृणमूल की कब हुई थी, तो 1998। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए, दो का आपका 3 हो जाएगा, तो ये बी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। अगला है, किन अनुच्छेदों के तहत या अंतर्गत सदन किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है, तो ये 120 के 1 के द्वारा मातृभाषा में सदन में कोई भी सदस्य बोल सकता है। चलिए अगला है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद जैसे 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या क्या जो है आपके परिणाम हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो जैसे पहला है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, तो ट्रू है। अगला है कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ मतलब विचार करने के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है क्या, तो ये गलत है। अगला है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में जजों के साथ सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ओके, सही है। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखी जाती है, तो ये भी सही है, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका गलत दिया था, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 आपके सही है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है बनाने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन के साथ। भारत में 9 उद्घाटित जो संसद है उसमें सांसदों की संख्या कितनी है, तो 1272। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1272 है सांसदों की संख्या, सीटों की संख्या नहीं, सीटों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है, तो न्यायालय जो है रिट जारी करता है 32 और आपका 226 के तहत, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश और प्रतिषेध। चलिए अगला है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है, तो जेरूशलम में है, ये अल अक्सा मस्जिद जेरूशलम में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा और नाटो आपका 1949 है ना। चलिए अगला है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है, तो ये नई दिल्ली में जब हुआ था G20,
तो देखे ही थे, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है, तो G20 से। भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसके अधीन आरंभ की गई थी, तो मैंने जब 1919 अधिनियम आया था तो मैंने बोला था कि ऐसे आप इसको लिखिए। एक तो क्या हुआ, बराबर बराबर बट रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि बजट को जो है अलग किया गया था, केंद्र के बजट से राज्य बजट अलग किए गए थे। तो तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेंगे, दोनों बराबर हैं, तो इसमें याद रहेगा कि बजट बराबर किया गया। ओके, इसके साथ साथ दो दिख रहा है ना, 1919 दो दिख रहा है, तो इसे द्वैत शासन किस में लागू किया गया था, तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। इसका दूसरा नाम यही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए अगला है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो तक्षशिला में थे ये। तक्षशिला कहाँ है, पाक है। विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला, भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा। नालंदा कहाँ है, तो राजगीर में है। किसने बनाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा जब भी न्यू इंडिया है तो एनी बेसेंट हो जाएगी, इसमें न है ना, और यंग इंडिया है ना तो इसमें न नहीं है, तो यंग इंडिया किसका हो जाएगा, महात्मा गांधी का। चलिए अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो इससे स्व उठाएंगे तो नाम में दिख जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अगला है, भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ओके, अगला है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कथन चुनना है, तो जैसे कि पहला ही दिया है ना वही आपका सही हो जाएगा। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, तो एनपीएस को कौन विनियमित करता है, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। अगला है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो रेल बजट और आम बजट को सम्मिलित कर दिया गया था, एक साथ कर दिया गया था, तो 1 और 7 2017। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी, तो सम्मान निधि योजना 9 लास्ट में, तो 1 फरवरी 2019 को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जैसा कि दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.1 लाख है क्या, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्या, नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश वगैरह आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, नहीं 2.42% है ना, तो ये भी गलत है, पहला सिर्फ सही दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, बिहार भारत का कितना परसेंट जो क्षेत्रफल है वो ऑक्युपाई करता है, तो ध्यान रखिएगा ये करता है 2.86% क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है पूरे भारत का ये बिहार, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या इसकी कितनी है पूरे भारत की, तो जनसंख्या 8.6% बिहार में निवास करती है पूरे भारत की। ओके, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, तो वो है 33%। कौन से, तो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेख किया गया। भारत में कौन सा स्थानांतरण मतलब कि आपका स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो ये जो झूम खेती होती है उसी का स्थानीय नाम पूछा जा रहा है। तो जैसे बेवर और दहिया ये कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति दहिया और बेवर के नाम से खेती करती है, झूम खेती, है ना। उसके बाद पोंदू, तो आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा में कहा जाता है, आपका पोंदू कहा जाता है। उपयुक्त तो सभी जो है क्या है, स्थानांतरण कृषि कृषि जो है उसकी स्थानीय नाम है ये, ठीक है। बिहार में झूम खेती कहा जाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करेगा, तो CO2 करेगा। चलिए अगला है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है इसे। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और 2 अन्यों में, एक में अम्लीय और तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो यहीं से आपको आंसर निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा अनिल, है ना, कई बार बता चुकी हूँ अनिल, और आपको याद रखना है छालनी। ओके,
तो अनिल क्या है, अम्लीय को जो है वो क्या करता है, नीला को लाल में बदल देता है। लिटमस जो नीला होगा उसको लाल में बदलने का काम करेगा अम्लीय, और क्षारीय जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला हो जाएगा। तो ये क्षार है, क्षार हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, क्षार। चलिए अगला है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसमें सिरका पाया जाता है और ये सिरका के गंध के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र रंग को नहीं बदलती, क्यों? क्योंकि कोई जो आपका H3O+ है, आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। चलिए अगला है, विषम का पता लगाना है। तो सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो ये उपयुक्त में से सभी समान है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। वैसे इसका और भी कोई लॉजिक लगता हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैसे कि उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है क्या? नहीं। उनके पास समान डिग्री होती है, डिग्री की कठोरता है क्या? नहीं। ग्रेफाइट कम कठोर होता है, हीरा ज़्यादा कठोर होता है। उनकी विद्युत चालकता समान है? नहीं। उनको एक रासायनिक प्रक्रिया के जो है गुजारा जा सकता है, वो सही होता है, लेकिन इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। चलिए अगला है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये कोशिका में पानी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, ये रंध्र का खुलना और बंद होना। चलिए अगला है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो ये लाल और नीले को करता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो जैसे पहला ही दिया है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, उसको हम पेड़ नहीं झाड़ी कहते हैं, ठीक है। और झाड़ियाँ होता है तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। जैसे कि नींबू, तुलसी, ये सब होते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। पर्णवृत्त क्या होता है? तो पर्णवृत्त जो होता है पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है आपका सही दिए गए थे ये, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, झाड़ी। चलिए अगला है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वो है आपका वाष्पो उत्सर्जन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति योग्य बनाता है? तो DNA एवं RNA दोनों की उपस्थिति जो है ये आपको उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। किसे? क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है ये। चलिए आगे है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या होते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं उनको, जैसे कान वगैरह के पास। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन किसका संयुक्त है? तो शैवाल और कवक का है। कवक में जो है आपका लवण नहीं, लवण हरित जो होता है ना वो नहीं पाया जाता, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। और ये भी याद रखना है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं ऐसे ही। और इसके बाद लाइकेन जो है किसका सूचक है? तो SO2 प्रदूषक का सूचक है। चलिए अगला है कि मादा एनीफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि तो जो मादा एनीफ्लीज होती है ना वो अधः स्तर के एक निश्चित कोण पर बैठती है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्यूलेक्स को पहचानना हो तो वो अधः स्तर की सतह समांतर पे बैठती है, ठीक है। चलिए अगला है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? तो लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में दिया गया है, पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो जैसे देख लेते हैं, दिया है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, तो ये सही है। सिकुड़ने पर जो मांसपेशियां हैं छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो ये भी सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो हड्डियों को धक्का देती हैं लेकिन केवल लगा देने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही पूछा गया था, तो आंसर यही सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का किया जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन कौन सा प्रकाश होगा? तो बैगनी प्रकाश होगा। सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला बैगनी कलर होगा, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ये उसके लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है।
अगला है कि माचिस की डिब्बी को रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो वो फास्फोरस होता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, तो एल्कोहल पेय के लिए एथेनॉल उपयुक्त होता है। चलिए अगला है कि किसी ईंधन की दक्षता को अगर आपको व्यक्त करना हो तो किससे करेंगे, तो उसके कैलोरी मान संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, खाने के डिब्बे पर जस्ते के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि टिन की तुलना में जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगर जस्ता चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो प्रतिक्रिया कर लेगा खाना से, और वो खाना खराब भी हो सकता है, जहर भी बन सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शून्य का मान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर देखेंगे शून्य का मान तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा होता है। एक व्यक्ति अगर पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो एक व्यक्ति जब पृथ्वी पर मान लीजिए खड़ा रहेगा तो वो कम सेंटर लेगा यहाँ पे, तो इस पे अधिक बल लगा पाएगा, तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो ये बैगनी। फिर से मिल गया ये क्वेश्चन। मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का क्या होगा, सतह जो है ऊपर उठेगा तो ये गिरेगी, है ना। मिट्टी के तेल में बर्फ का टुकड़ा जो है ना डूब जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो इसमें 7 से अधिक किसका हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा का, क्योंकि 7.4 होता है ना। पानी का 7 होता है, सिरका का 2.4 होता है, और गैस्ट्रिक जूस का 1.5 से 3.5 होता है। ठीक है, और 7 से अधिक जो होते हैं क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 उदासीन। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी पूछी गई है, तो वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, नहीं तो ऐसे क्या होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ नाभिक की दूरी बतानी है तो 2 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, भू स्थिर उपग्रह घूमते हैं तो स्थिर ऊंचाई पर घूमते हैं ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो प्राकृतिक सबसे जो है आपका हल्दी क्षार और अम्ल का संकेतक होता है। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के मिलेंगे, फिर जीके स्टार्ट होंगे, बिहार जीके, तो ये इसका हो जाएगा बी। अगर इसका निकाला जाए तो होगा, आपको आंसर बता दे, सबका आंसर बस देखते जाइएगा आप, है ना, क्योंकि मैथ सॉल्व थोड़ी करते। इसका 25, इसका है आपका 20%, इसका हो जाएगा आपको 80, नहीं 75, इसका आंसर आएगा आपको। इसका आएगा 1, इसका आएगा आपको सॉल्व करने पे 96। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा डी, इसे सॉल्व करने पे 8, इसे सॉल्व करने पे 100। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार प्राप्त है। तो बिहार जो है ना पाइराइट उत्पादन में लगभग 95% जो है उत्पादित करता है, और ये एकाधिकार प्राप्त किए हुए है। पाइराइट रोहतास में होता है सबसे ज़्यादा, अमझोर की पहाड़ियाँ। और पाइराइट को झूठा सोना भी कहा जाता है, झूठा सोना। ओके, तो पाइराइट में हम एकाधिकार, बिहार जो है एकाधिकार प्राप्त किए हुए हैं। अगला है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो शुरुआत में जो शेड्यूल्ड ट्राइब रहते थे वो किस पे आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी, वनों पर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को घोषणा हुई थी, 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ था। बिहार सोमेश्वर की प्राणियां, सॉरी, बिहार की जो सोमेश्वर की श्रेणी है वो क्या है, तो पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है क्या, नहीं। उसके बाद दिया है आपको, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है क्या, नहीं। खड़गपुर ये सबसे नई है, खड़गपुर, राजमहल और ये आपका पारस से सबसे नई है। ध्यान रखिएगा, बिहार जैसे है ना, तो ये वाला क्षेत्र सबसे पुराना है। नंबर 1 पे आर्कियन और कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ये दूसरा नंबर पे पुराना हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा, तो हिमालय वाला, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ वगैरह। और चौथे नंबर पे क्वाटनरी मैदान वाला जो सबसे न्यू ये होगा चौथा। ठीक है, तो सबसे पुराना ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। चलिए अगला है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो ये देखेंगे 1936। पटना का स्थानीय समय क्या है, तो हमारा जो स्थानीय समय है 82 डिग्री हाफ
मिनट है, लेकिन भारत के मान के समय से आगे होगा। क्यों? क्योंकि पटना का जो है 85 डिग्री हाफ मिनट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी ऐसे भी देखेंगे तो मानक समय का जो रेखा है 82.5 डिग्री, उससे इधर दिखता है आपको, ईस्ट में दिखता है ना, तो आगे ही होगा ना ये। चलिए आगे है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो जो भारत और नेपाल सीमा के समांतर है वो वाला क्षेत्र जो है बिहार का तराई प्रदेश है। बिहार से नेपाल की सीमा जो है यहाँ से किशनगंज से, और ये पश्चिम चंपारण है ना, यहाँ से लेंगे, ये सारा जो है नेपाल शेयर करता है 729 किलोमीटर। कितने जिले? तो 7 जिले। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, आपका किशनगंज है ना, ये सभी करते हैं, 7 जिले करते हैं शेयर। चलिए अगला है, छोटा नागपुर के जंगल है। तो सदाबहार तो आपका तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब पतझड़ वन जो है भारत के पूरे क्षेत्रफल में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन है यही, तो ये सही हो जाएगा। सावाना प्रकार की है, कांटेदार तो बालुई क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो 2 और 3 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 दोनों सही है। छोटा नागपुर पठार मुख्य फसल है, तो मोटे अनाज वहाँ जो है उत्पादित किए जाते हैं ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो जैसे 2 हो गया और आपका 3, यानी कि 2 और 3 सही है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो उत्तरी बिहार, उत्तरी पूर्वी बिहार जो है आपका, है ना, ये वाला पार्ट किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, तो वो जो है आपको किसके लिए जाना जाता है? पटसन के लिए जाना जाता है। अच्छा, पटसन को याद रखिएगा, सुनहरा जो है रेशा कहते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो सुनहरा रेशा जो है पटसन को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है तो एक तो ये हो जाएगा 2, और एक आप 3 को ले सकते हैं कि मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान, जो पानी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे पटसन उत्पादित होगा। तो 2 और 3 के साथ जा सकते हैं, ये हो जाएगा। ऐसे बस जब पूछा जाए ना, तो उत्तरी पूर्वी जो बिहार वाला पार्ट है वही ज़्यादा प्रतिशत मतलब होता है वहाँ पे पटसन। अगला है कि देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार का उत्पादन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो 1 से 2% तो खनिज ही पाए जाते हैं बिहार में। अगला है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है कौन सी, तो बिहार राज्य वित्त निगम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, तो 1908 में, जब आपका मुंडा विद्रोह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप 1908। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह जमींदारी द्वारा किया गया विद्रोह है, सही। जमींदारों द्वारा। यह किसानों द्वारा किया गया था, सही है। अंग्रेजों ने बिना किसी परेशानी से इस विद्रोह को जो है कुचलने में सफलता पाई, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, तो जैसे नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ये दोनों थे। किस तिथि को अगस्त क्रांति जो है 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं आसपास की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिया था, तो सचिवालय कांड 11 अगस्त को हुआ था। और पटना का डीएम कौन था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा डब्ल्यू आर्चर था, है ना। इसने जो है बाद में वहाँ पे आदेश दिया था और गोली चली थी, और 7 जो है 8वीं से 9वीं 10वीं बच्चे थे, वो 7 विद्यार्थी जो है सचिवालय गोलीकांड में मारे गए थे। कौन कौन थे, तो ध्यान रख सकते हैं, रामाकांत, उमाकांत, रामानंद, देवी चौधरी, आपका राजेंद्र सिंह, ये सब जो थे वो स्टूडेंट्स के नाम थे। 7 हैं वैसे नाम उनके। चलिए, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे 150 आपका खत्म होता है। सेट का आपका कौन सा नंबर था, ये 13 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 14। अब इसका पहला प्रश्न क्या है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ जो है निम्नलिखित में से किस नागरिक विद्रोह का आधारित है, तो आनंद मठ में देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, अगला है कि सामाजिक धार्मिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो जैसा दिया है, बहावी आंदोलन एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जो पश्चिमी शिक्षा की भी वकालत करता था, तो वकालत नहीं करता था। बहावियों ने पंजाब के सिख साम्राज्य के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता पर हासिल किया, तो ये भी सही है, हमला किया था। सिख आंदोलन ने स्वदेशी से पहले ही अंग्रेजी कानूनों का बहिष्कार नीति अपनाई थी, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, 1 गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि उल गुलान का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, बताएं सही कौन सा है।
तो उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा विद्रोह कहलाता है। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उलगुलान के नाम से जानते हैं। कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चलिए यहाँ पे दिया ही है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में घटित हुआ था। छोटा नागपुर में भी ध्यान रखिएगा, सिंहभूम एवं रांची। ओके, रांची। तो ये सही है पहला। चक्र बिश्नोई आंदोलन के प्रमुख नेता थे क्या? नहीं, बिरसा मुंडा थे। ओके, कब से कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में आया था, पारित किया गया था। तो ये सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, है ना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। काल क्रम मतलब कि काल अनुक्रम से जो है इनको सजाना है। तो नारकेलिया बेरिया विद्रोह, नारकेल बेरिया विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, इसके बाद दिया है आपको मुक्ति लड़ाई आंदोलन और सूरत नमक आंदोलन। तो ये देखिए, इसको आप कर लीजिएगा तो ये 2143 आएगा। अगला है कि आधुनिक भारत के इतिहास में श्वेत विद्रोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो श्वेत विद्रोह जो था ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के कारण ब्रिटिश सेना नाराजगी थी, है ना, ब्रिटिश सेना में क्या थी? नाराजगी थी। तो यही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है सिपाही विद्रोह जो 1857 का क्रांति था, उसकी खामियों में निम्नलिखित में से विचार करें। तो देख लेते हैं, उनमें सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव था। बिल्कुल हाँ। सिपाहियों के साथ बड़े जमींदारों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया था क्या? नहीं लिया था। शिक्षित भारतीयों ने भी उनका भरपूर समर्थन किया क्या था? क्या नहीं किया था। इन लोगों का मानना था, शिक्षित जो भारतीय थे, कि अंग्रेज जो है भारत को जो है आधुनिकीकृत कर रहे हैं, यानी आधुनिकरण में सहायता कर रहे हैं। तो ये नहीं विद्रोह किए थे उस समय, बाद में किए थे, पहले इसमें नहीं, 1857 की क्रांति के समय नहीं था। तो ये दोनों कथन गलत दिए गए हैं, पहला कथन सही है बस। तो पूछा क्या गया, कौन से कथन गलत है? तो 2 और 3। अगला है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि राजपूतों के प्रति टकराव की नीति अपनाई थी क्या? तो नहीं, टकराव की नहीं, शांति की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, अगला है कि जहांगीर शाह के शासनकाल के दौरान हुई थी, क्या हुई थी? पता नहीं। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर कहा था। तो खफी खान ने कहा था इसको। ये बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह को क्या माना जाता है? शाही बेखबर कहा जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे ऑप्शन में 1 कट जाएगा, है ना, तो बचेगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 सही थे। चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के बारे में कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है कि इतिहास में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ अखिल भारतीय भागीदारी मौजूद थी क्या? तो नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजों से आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों और शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह का समर्थित किया क्या? नहीं किया था, है ना, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा भारत जो है आगे बढ़ रहा है, इसलिए। अधिकांश भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों का समर्थन किया। तो जैसे सिंधियों का देखेंगे, मान सिंह ने वो तात्या टोपे को धोखा दिया। तो बहुत से लोगों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है विफल रही थी। नहीं तो उसी समय आज़ादी मिल सकती थी। कैनिंग ने कहा भी था कि अगर सिंधियों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमें रातों रात जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता। अच्छा, पूछा क्या था इसमें सही क्या है? तो पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था। तो केवल 3 सही है। चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल के संदर्भ में बताना है कि क्या सही है। तो जैसा कि दिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में उनकी हत्या कर दी गई थी और आरोप था कि लोगों को डराने के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो ये सही है। जगदीशपुर का बड़ा जमींदार थे क्या? वो यूपी के बाड़पत के थे वो। तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने 84 गांवों के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था। तो ये सही है। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा सही है? तो ये गलत था। तो 1 और 3 सही है, सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक ने यूरोपीय लोगों को भारत आगमन के लिए योगदान दिया? तो ऑटोमन तुर्की का उदय, बिल्कुल। वेनिस का पतन और जेनेवा में व्यापारिक गतिविधियों का पतन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ईसाई धर्म फैलाने की इच्छा, ये भी सही है। यूरोपीय बाजारों में
मांस की आपूर्ति में वृद्धि। तो ये भी सही है, यानी कि जो भी ये दिए गए हैं ना विकल्प में, वो स्टेटमेंट में, वो सारे सही हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का क्या कारण था? तो जैसा कि दिया हुआ है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष, तो सही है। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता, ये भी सही है। पुर्तगालियों में आर्थिक मामले की खराब स्थिति, तो ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका में नए उपनिवेशों की खोज, ये भी सही है। यानी कि उनके पतन में जो है ये सारे न कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में डचों के आगमन के संबंध में विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। जैसे कि उन्होंने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुलिकट में अपना पहला कारखाना खोला क्या? नहीं, पुलिकट में नहीं, वो था आपका मुसलीपट्टनम, है ना। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार में सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में डचों ने अन्य सभी यूरोपीय उपनिवेशवादियों को पीछे छोड़ दिया, तो ये सही है। 17वीं शताब्दी में पुलिकट भारत जो है उनका प्रमुख केंद्र रहा था, तो बाद में केंद्र रहा है दूसरे नंबर पे, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत था, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि इलाहाबाद की संधि जो है उस पे निर्णय लेना है। तो 1764 22 अक्टूबर को, है ना, आपका 1764 का युद्ध होता है बक्सर का। उसके बाद क्लाइव जो है संधि करता है, 2 संधियां करेगा इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त में। तो इस पर रॉबर्ट क्लाइव ने अवध नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी प्राप्त हो गया, ये भी सही है। मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा गया था, तो 1 और 2 बस सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली अड्डों का निर्माण रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो ये हुगली जो है इसका उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। जहाज़ों का जो है ये लोग समुद्री जहाज़ जो जाते थे उसको पकड़ते थे, फिर वसूली करते थे। जैसे पहला अल्मेडा आएगा, उसने क्या किया था? देखेंगे आप, इसने ब्लू वाटर नीति भी अपनाई थी, यानी कि जल नीति अपनाया था, है ना। तो ये पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। जैसा कि पहला दिया है बक्सर की लड़ाई, हेक्टर मुनरो होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मीर जाफर दिया था, मीर जाफर नहीं होगा। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, कब? तो 1760 में, ये सही है आपका, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों को प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय राजकुमारों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू शुरू की थी? तो 2 लोगों के बीच में डुप्लेक्स आया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह से जो है तटस्थ रहेंगे ये लोग, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी किसानों को पट्टे पर क्यों नहीं जारी किया गया? तो एक्चुअली क्या है, उस समय जमींदारों पर कोई आधिकारिक जांच नहीं थी, है ना। अगला है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है पुर्तगालियों ने 1498 पे गोवा पर कब्जा किया था क्या? तो नहीं, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 1510 में अल्बुकर्क जो है गोवा पे कब्जा करेगा आदिल शाह से छीनकर, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। कौन किया था? तो अल्बुकर्क, इसीलिए इसको पहला वास्तविक जो है आपका पुर्तगाली संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। और 1510 आदिल शाह से गोवा छीनेगा, ठीक है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में खोजी, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, तो ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो ये भी सही है। चलिए अगला दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को नहीं। इब्राहिम लोदी और बाबर का तो युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि क्या था, पहला युद्ध था पानीपत का। इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी तो अहमद शाह अब्दाली एवं आपका मराठों के बीच हुआ था, तो ये गलत है। टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मरे थे क्या? तो नहीं, चौथे में मरे थे 1799 में, तो ये तीसरा नहीं, फोर्थ होगा।
अगला दिया है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था क्या? तो सही रचा था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन बताने थे ना, तो केवल 3 सही था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि ये वाला स्टेटमेंट है 2, डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, डचों ने किसको हराया? तो पुर्तगालियों को। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया और पकड़ लिया और अंग्रेजों द्वारा मौत की सजा दी गई? तो ये हो जाएंगे तात्या टोपे। इनका जो दोस्त था वो कौन था? मानसिंह, जिसने धोखा दिया था। और जो तात्या टोपे थे उनको पकड़ लिया गया, उसके बाद शिवपुरी में इनको जो है फांसी की सजा हुई थी। ओके, शिवपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जिसने महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों का प्रतिनिधित्व किया, स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत किया, किसके कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपको लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, चाहे तो यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिया है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? लॉर्ड रिपन था, और फैक्ट्री अधिनियम जो है 1881 में आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1793 में एक नियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित करके केवल एक संग्रहण एजेंट क्यों बना दिया गया? तो एक्चुअली क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ना, ये सोचता था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में केंद्रित शक्ति की सीमा से चिंतित थे। उन्हें लगा कि ऐसी पूर्ण शक्ति जो है अवांछनीय थी। तो यही सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत के आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई करने में तात्कालीन कारण क्या था? तो जो 1761 में तात्कालीन कारण उसका क्या था? तो ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठों के बीच हुआ था। तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, उसका वायसराय था तैमूर शाह, उसके निष्कासन का बदला लेना चाहता था, उसका तात्कालीन कारण था। ठीक है, चलिए अगला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब स्थापित किया था? 1632 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था? तो भूख से नहीं खाए, मतलब कोई खाना ना खाए, ये बहुत अहम बात है ना। तो अहमदाबाद हड़ताल में। ठीक है, इन्होंने पहली बार भूख को अपनाया था अहमदाबाद हड़ताल में। ओके, अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलान करनी है। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी के देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा के राजेंद्र राजा राम मोहन राय। तो ये हो जाएगा 213, है ना, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ध्यान रखिएगा, अंबाबाई जो थी वो कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। 16 साल की उम्र में ये विधवा हो गई, बाद में जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य की इन्होंने। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य स्टोफोडिक्स थे, एवी अलेक्जेंडर तो थे ही, पी लॉरेंस तो थे ही, जे एंड्रयूज नहीं थे, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता का था? तो सुरक्षा बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। ओके, अगला है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। जैसा कि दिया है, तीस्ता नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र के समान ही है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये गलत दिया हुआ है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रंगित नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है, और तीस्ता नदी की सहायक नदी है क्या? तो हाँ, रंगित तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती, वो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका सिर्फ आपका 2 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2। चलिए अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में है? तो काराकोरम में। इसकी हाइट क्या है? तो ये आपकी 8611 किलोमीटर मीटर। ठीक है, चलिए अगला है, गंगोत्री ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है? तो ये है आपका कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुश्का यानी कि सतलज एवं काली नदी के बीच के भाग को कहते हैं। ठीक है,
नेपाल किसको कहते हैं? तो नेपाल हिमालय जो है नेकाती यानी कि नेकाती यानी कि न से नेपाल हिमालय, क से काली नदी और त से तीस्ता नदी के बीच का। उसके बाद पंजाब हिमालय तो पशिश यानी कि आपका सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का क्षेत्रीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सिडनी बुराड़ हो जाएंगे। इन्होंने जो है पूर्वी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सीमा बताया था, पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र को, और इधर पश्चिमी सीमा जो है सिंध नदी को बताया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला है शिवालिका हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रृंखला है, तो बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। शिवालिका की औसत ऊंचाई 500 से 9 मीटर है क्या? नहीं, 900 से 1200 मीटर है ना, 1200 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि पूर्व में शिवालिका के गिरिपद या उप हिमालयी क्षेत्र को लेकर सिंधु और पश्चिम में तीस्ता तक फैले एक क्षेत्र में भाबर का मैदान कहा जाता है, तो ये सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है। तो पूछा क्या गया है, सही कौन से है? तो 1 3 4 हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि कश्मीर घाटी में मर्ग कहे जाने वाले अल्पाइन जो चारागाह होते हैं उनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, भारत की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से जो है कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो ये 200 नॉट तक फैला हुआ है। अगला है कि रावी और चिनाब के बीच स्थित दोआब को क्या कहते हैं? तो रावी और चिनाब जैसे कि रचना, तो ये हो जाएगा रचना दोआब। बिस्ट किसका है? तो ब्यास और आपका सतलज नदी के बीच। और चाच किसका है? तो चिनाब एवं आपका झेलम नदी के बीच में। और ये किसके बीच में? तो चेलाब, झेलम और सिंध नदी के बीच की चीज है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सिंधु में दाहिने की ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है क्या? तो ध्यान रखिएगा ये नदियां जो है दाहिने से नहीं बाएं से मिलती हैं। ठीक है, बाईं ओर से, तो ये गलत हो जाएगा। बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, तोची, गोमल और कुर्रम है, तो ये बाईं नहीं, ये दाईं ओर से मिलती हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि दाईं ओर से सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो श्योक, काबुल, तोची, गोमल और कुर्रम। बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये उधर हो जाएगा और ये जितने भी दिए गए हैं ये नदियां इधर हो जाएंगी। बाकी ये स्टेटमेंट अगर पूछा गया कि कौन सा सही है तो इसमें तो हो जाएगा दोनों में से कोई सही नहीं है। सिंधु नदी किस स्थान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो ये चिल्लास के पास प्रवेश करती है। और सिंधु नदी में पांचों नदियां जो एक जगह मिलती है वो कहाँ पे मिलती हैं? तो आपका मिठनकोट में, पाकिस्तान में है ये मिठनकोट, वहां पे मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद नदियों में से एक है जो हिमालय के तीनों भाग से होकर गुजरती है? तो बृहत, मध्यम और लघु तीनों भाग से होकर गुजरती है सतलज। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से है क्या? तो बिल्कुल सही है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं, धौली गंगा एवं भागीरथी। नहीं, धौली गंगा नहीं, अलकनंदा होगा, है ना, जो दोनों मिलके प्रयागराज में गंगा बनाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जो उत्तराखंड के देवप्रयाग के संगम पर गंगा का निर्माण करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था, तो पूछा है कितने सत्य हैं? तो केवल एक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से नहीं, दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग एवं सियांग। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, गलत बताना था। आगे भी देख लेते हैं, जैसा कि दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो मुख्य नदियां जैसे देखेंगे गंगा से बहती है, तो इधर से जैसे यहाँ पे देखेंगे यमुना, सोन, यमुना तो मिलती है आपका दाहिने से, लेकिन सोन कहाँ से आती है? इधर से आ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहीं पे कोशी, सॉरी सोन तो यहीं से आती है, दक्षिण से अमरकंटक से आती है, सॉरी कोशी नदी हो जाएगी उधर से।
इधर से देखेंगे तो यहाँ पे आ गई यमुना, सोन, कोशी नदी ऊपर से आती है तो यहाँ पे गलत हो गया। यमुना नीचे से जाएगी, टोंस और सोन नदी, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशी फिर और गंडक दिया है तो ये तो गलत ही है। सोन, गंडक, बूढ़ी, तो ये भी गलत है। तो गंगा में दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, टोस और सोन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? तो ताप्ती, साबरमती, नर्मदा अरब सागर, माही अरब सागर, कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जेट स्ट्रीम की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में मदद करती है क्या? तो ये सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो ये भी आपका सही है। और ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोरोमंडल के तट पे भी बारिश होती है शीत ऋतु में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन में वर्षा देती है ना, तो ये रबी की फसल के लिए जो है अच्छी होती है। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पवनों का मौसमी उल्टाव किसको विशिष्ट विशेषता है? तो किसकी विशिष्टता है ये? मॉनसून जलवायु की। दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलने वाली हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये ग्लोब है तो ये 5 डिग्री तक तो आपका क्या पाया जाता है? डोलड्रम पाया जाता है ना, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यापारिक पौने आती हैं ऐसे, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो जाती हैं पछुआ पौने, तो ये दोनों ग्लोब में होती हैं, एक ही में नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी गलत, यानी कि 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में जो है आपको क्या मिलती है? तो पछुआ हवाएं मिलती हैं, तो ये गलत है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीत वर्षा लाने वाली नम वायु राशि पश्चिमी हवाओं का हिस्सा है, तो नम वायु राशि जो है वो पश्चिमी हवाओं का हिस्सा है, ये दो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों, एक कौन सा सत्य है? तो केवल दो। चलिए अगला है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है सही है। जैसे कि दिया है जेट धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं क्या? तो ये गलत है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में निर्वात उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। चक्रवात के वायु कोश के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम नहीं प्लस होता है, तो ये भी गलत है। केवल दो सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और बताएं कि कौन सी नदियां जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो ये दोनों तो नहीं निकलती, नागावली और वंशधारा निकलती है, 2 और 4 हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो नामचावर व हिमालय के जो सबसे पूर्वी पार्ट है उसको बोलते हैं, जैसे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, तो गढ़वाल हिमालय नहीं होगा, ये गलत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय सही है। नौक्रेक तो आपका गारो जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में वहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी गलत है। सिर्फ 2 मिलान सही है। ये नौक्रेक कहाँ है? मेघालय, गारो की पहाड़ियों में। चलिए अगला है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कितना? तो 43%। काली मिट्टी कितनी पाई जाती है? तो 15%। और लाल पीली मिट्टी कितनी पाई जाती है? तो 19%, है ना। बाकी सब 4%, 4 दशमलव कुछ परसेंट ऐसे पाए जाते हैं। चलिए अगला है, कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ क्या है? एक मुर्गे की किस्म है जो पूरे तरीके से काला होता है, और ये मध्य प्रदेश ने जीआई टैग भी ले चुका है इसका। और मध्य प्रदेश के किस जिला, जो कौन सा जिला इसके लिए जाना जाता है? तो झाबुआ, ठीक है। चलिए अगला है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक की ओर फैली हुई है? तो ये 16 तो नहीं होगा, 12 समुद्री मील लगभग जो है 21.9 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है? तो जैसे दामोदर की घाटी, सोन की घाटी, महानदी की घाटी सभी हैं। आगे है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह वजन कम करने वाला उद्योग है, सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक उभरा है, तो चीनी उत्पादक में महाराष्ट्र देश जो है, महाराष्ट्र राज्य होगा
देश में अग्रणी है। हाँ, महाराष्ट्र राज्य जो है देश में अग्रणी चीनी उत्पादक में उभरा है, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे पहला जो है राज्य। ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश वगैरह तमिलनाडु वगैरह में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो एक से अधिक सही हो जाएंगे। चलिए अगला है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून यानी कि प्री मानसून जो होता है, वर्षा होती है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो केरल एवं कर्नाटक में इसको मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। और काल बैशाखी पश्चिम बंगाल में। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है ना। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार किस प्रकार की जलवायु में आते हैं, तो CWG में आते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है बिहार की जलवायु जो है ऊपरी को CWG में यानी कि उत्तरी बिहार को, और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है कोपेन ने। मेघ अर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, तो अगर देखिए खुली छतरी लेकर चलना नहीं, छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना नहीं, खुली, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, खुला प्लेस है वहाँ पे आप जो है सिमट के बैठ सकते हैं, अपने को बिल्कुल छोटा बनाकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो ये कौन हो जाएगा, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, तो अपने आप ऑटो हो जाते हैं अध्यक्ष, कौन, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और ये किसको रिप्लेस किया था, तो 1950 जो योजना आयोग था उसको रिप्लेस करके आया था, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, ये ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता की सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब उसका फ्लैग देखेंगे तो जितने स्टेट है वहाँ पे उतने स्टार भी लगे हैं। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा, 75(3) के तहत है ना, प्रधानमंत्री करता है। कम से कम कितने राज्य जो है राज्यों स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है, तो कम से कम 4। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज जो है व्यवस्था लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कब आए थे, 1957 में आए थे। इनकी जो मतलब समिति थी बैठाई गई थी, और इन्होंने त्रिस्तरीय जो है रिकमेंड किया था। और ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ओके, नागौर जिले में पहली जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और आपका ये भी ध्यान रखना है उस समय कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की व्याख्या किस आधार पर की जाती है, तो किसके आधार पर, प्रस्तावना के आधार पर। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 13, जैसे प्रारूप, संघ, झंडा, मूल अधिकार का समिति, ये सब, तो 13 समितियां थी टोटल। अगला है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, बताना है। तो जैसे विधानसभा को स्थगित करने का जो शक्ति है ये नहीं मिला हुआ है, ये विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। स्थगित करने का तो काम अध्यक्ष का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विधानसभा का सत्रावसान करने का और विधानसभा को बुलाने का, जैसे 174 आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये दोनों दिए गए हैं, तो पहला आंसर हो जाएगा, नहीं दिया गया है। भंग कर सकता है, स्थगित करने का काम अध्यक्ष का होता है। अगला है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, तो ये लोक लेखा समिति कार्य करती है ना। कैग ध्यान रखिएगा 148 से आपका 151 के बीच है, ठीक है। 149 में इसके कर्तव्य दिए गए हैं। कैग जो है प्रसाद पर्यंत नहीं होता राष्ट्रपति का, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है, तो ये है आपको 18 वर्ष। अच्छा, पहले 21 था, तो 21 से 18 कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 61 नंबर जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 1989 में,
उसके तहत घटा के 21 साल था पहले, 21 उसके बाद 18 कर दिया गया। चलिए अगला है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, एक 15 जो होता है लोकसभा से होता है और 7 जो है राज्यसभा से होता है, राज्यसभा से। अगला है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना 1934, जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव। चलिए आगे चलते हैं, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये कालिंकर दत्त हो जाएंगे, है ना। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन में किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया, जो आपके महात्मा गांधी की तरफ से थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा के बने थे वो। चलिए अगला है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्यों प्राप्त है? तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, 19(1)(a) के अंतर्गत। चलिए अगला है, लिस्ट दिए गए हैं कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो जैसा कि देखेंगे, खनिज की संसाधन जो है बहुत उपलब्ध है झारखंड में, लेकिन औद्योगिकरण की कमी है, तो ये झारखंड है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जल संसाधन की संपन्नता है, परंतु आधारभूत संरचना की विकास की कमी है अरुणाचल प्रदेश में। सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की जल संसाधनों की कमी, संपन्नता, परंतु देखिए सौर और वायु जल जो ऊर्जा है उसकी संपन्नता है, लेकिन जल संसाधनों की कमी देखी जाएगी राजस्थान में, ये उल्टा छप गया है। अगला दिया है कि खनिज संसाधनों की संपन्नता, परंतु परिवहन संचार, वहाँ बर्फ ही बर्फ है और पहाड़ियाँ हैं, तो ये लद्दाख की कंडीशन है। तो ये एक दूसरे के सामने ही दिए गए थे, ठीक है, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हिमालयन यूना पौधा भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये हिमालय प्रांत और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालयन यून नामक औषधीय पौधा। चलिए अगला है, विदेशी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, है ना। अगला है कि भारत की केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्मित हुई थी? तो 2004 में। निम्न में से किसका मानना था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था? तो ये कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक साम्यवादी समाज जो है भविष्य का प्राकृतिक समाज था। अगला है, इनमें से कौन दी सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो जीन जैक्स रूसो हो जाएंगे। ओके, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है ना। रहमत अली जो है वो कौन था? तो वो पाकिस्तान का नाम देने वाला था, लास्ट में जो ऑप्शन में था। चलिए आगे है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय के वृद्धि में, है ना। चलिए अगला है, लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 दिए गए हैं। तो जैसे कि सरकारिया कार्य प्रणाली किससे संबंधित है? 1983 से 1988 में जो है इसने रिपोर्ट दिया था, तो ये आपका केंद्र एवं राज्य संबंध हो जाएगा। श्रीरंगजन समिति क्या थी? तो गरीबी का माप का योग था। पारेख समिति क्या थी? तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग था। और नरसिम्हा समिति क्या थी? तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार थी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 और 4 का 4 ही, ए का 3, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्य के रूप में सबसे आरोही क्रम बताना, तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल आएगा। अब जैसा कि देखेंगे यहाँ पे पहले दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत, ये भी गलत, तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है 7 आया था, तो ये सही है। BNI सभी तो 2018 में नहीं आया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, तो ये भी सही है। BNI 6 आयाम होते हैं, तो ये 6 आयाम नहीं 5 आयाम होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन सा सही है? एक और आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है।
ए आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, 2001। ओके, सर्व शिक्षा अभियान 2001, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है कि अन्नपूर्ण योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये तो गोवा में है। वॉशिंग मशीन जो कार्यकारी सिद्धांत है किस पे काम करता है? तो अपकेंद्रण पर काम करता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो चाल, दूरी, ये सब क्या है? गति, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं, तो ये नहीं होगा, ये बाकी सब जो है सदिश राशियां हैं। अगला है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो सबसे तेज तो निर्वात में होती है, ठीक है, तो इसमें सबसे न्यूनतम कांच में हो जाएगी, क्योंकि ठोस, फिर आपका वायु, फिर आपका जल। एक कम होने का था, उल्टा कर देना था इसको, यानी कि सबसे ज्यादा देखेंगे तो निर्यात में होगा, है ना, सबसे ज्यादा गमन। उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा गमन किस में होगा? वायु में होगा, फिर जल में होगा, फिर आपका कांच यानी कि ठोस में होगा। तो इसका आंसर सी है, अभी डी है इसका। चलिए, यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा। अगला है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। चलिए अगला है, किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है? तो ये आवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। अपेक्षिता का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये। एक संवाहक के रूप में तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। चुंबकत्व का अनुदैर्घ्य, अनुचुंबकत्व, समचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो चुंबकत्व का, अनुचुंबकत्व का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है प्रदर्शित होता है प्लेटिनम के द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल अंश होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। निम्न में से कौन पीतल के घटक हैं? तो पिताजी से याद रखते हैं तांबा और जस्ता। उसके बाद आपको, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो CaO हो जाएगा आपको। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सी पदार्थ बनाएगी? तो ये विरंजक चूर्ण बनाएगी, ठीक है। अगला है कि माता पिता से संतति यानी संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता कहते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है क्या? तो ए मीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। अगला है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, तो ये हम देख ही लिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टर्टरिक अम्ल। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो फाइट एंड फ्लाइट एड्रेनल, है ना। अगला है कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो टाइफाइड होगी। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो ये आपका यकृत से संबंधित रोग है। निम्न में से कौन सा मच्छर का प्रकार नहीं है? तो लीमूलस जो है ना ये मच्छर का प्रकार नहीं है, एसोल, क्यूलेक्स, एंडीज है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको जैसे कि दिया है, तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम, है ना, इसका आंसर बी है।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को देखने पर कौन से कोशिकांग या गुच्छे में एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देती हैं? तो कोशिका ये राइबोसोम है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओंकोजीन द्वारा प्रेरित है? तो ये दो कैंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो ये एवोनाइट में होती है। अगला है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहेगी? तो स्थिर रहेगी, ऊर्जा का कुछ वो नहीं होगा, घटेगा ना बढ़ेगा। अगला है नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान में दाता क्या देता है? कॉर्निया दान करता है। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, फिर बिहार स्पेशल आएगा, तो इसका हम देखते चलते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर हैं तो कौन सा हो जाएगा? जेई। अगला है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा 872। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर हो जाएगा 70 मीटर। चलिए अभी अभी देखेंगे। इसका हो जाएगा आपको सी। इसका हो जाएगा 45, है ना, निकालेंगे तो 45। इसका हो जाएगा आपको 314, अरे यार 314। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का। 1866 और 67 के नील खेतिहारों के हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 1866 और 67 के बीच में चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। आगे हो जाएगा कि मध्यकाल के बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण केंद्र था। तो किसका किसका था? तो जैसे देखेंगे ये आपका विद्या का केंद्र था और धार्मिक केंद्र के रूप में था। 2 और 4 2 और 4 हो जाएगा। चलिए अगला है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार में। अगला है छोटा नागपुर पठार है कैसा है? तो एक समप्राय भूमि है, समप्रवाय भूमि है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आपको महरौरा। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार की गंगा में मिलती है? तो गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन सभी नदियां जो है आपको मिलती हैं। तो इसका ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायिनी है, मतलब उतना निर्यात वगैरह नहीं होता। तो इसका केवल 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ था? तो 1934। पटना जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव। ठीक है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन हुई थी? तो ये 1929। और अखिल प्रांतीय किसान सभा की 1936 लखनऊ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के लिए हुआ था? तो फराजी आंदोलन था वो, जिसमें लंबी दाढ़ी रखने के लिए किया गया था आंदोलन। तो ये हो जाएगा आपको सी उसका आंसर। रामधारी सिंह दिनकर के जन्म बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपको सिमरिया बेगूसराय में। अगला है असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे? तो पूर्णिया से संबंधित थे आपको हसन इमाम, है ना। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है? तो बिहार में उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए सेट नंबर 14 जो है आपका कंप्लीट होता है। तो अब अगले सेट में हम अगले वीडियो में करेंगे सेट नंबर 15। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।